वहीं आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर को जोरदार चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर जवाब देते हुए कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। शाह के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने हंगामा किया। शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी। शाह ने यह भी कहा कि कश्मीर में सेना जीत रही थी, तभी सीज फायर कर दिया गया। नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके बन गया। देश की जमीन का जाना नेहरू का ब्लंडर था। शाह का कहना था कि दो विधेयकों से वंचितों को न्याय मिलेगा, प्रवासी और विस्थापितों को अधिकार मिलेगा। दोनों ही बिल संशोधन से जुड़े थे और दोनों लोकसभा से पास हो चुके हैं। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 से जहां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा, वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल से विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 83 से 90 होगी। अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्य नामांकित होंगे। पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज ये बातें किस तरीके से कही, सुनिए। मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1947, 1965 और 1971 के युद्ध में कुल 41,844 परिवार विस्थापित हुए। आज के दोनों बिल उन लोगों को अधिकार देने का और प्रतिनिधित्व देने का एक प्रयास है। मान्यवर, कश्मीर के लिए एक प्रकार से 3 युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है। ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। उधर देश के गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद पर भी बोले। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक के बाद आतंकवाद का दौर आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। जो लोग इस जमीन को अपना देश समझकर रहते थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया और किसी ने उनकी परवाह नहीं की है। जिन लोगों पर इसे रोकने की जिम्मेदारी थी, वे इंग्लैंड में छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो
बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझकर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझकर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे, मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैसले के कारण 2 गलतियों का जिक्र भी किया। पहली गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी तो उस समय सीज फायर कर दिया गया। अगर 3 दिन बाद सीज फायर होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। दूसरी गलती यह है कि हमारे आंतरिक मुद्दे को यूएन में लेकर चले गए। यूएन के चार्टर्ड 51 के बदले चार्टर्ड 35 के तहत क्यों लाए गए, ये सवाल खड़े किए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। आतंकवाद और नेहरू की गलतियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, यह भी आपको एक बार सुनना होगा। देखो, चुनाव में आप जीतते हारते बड़ी बात नहीं, इतिहास गवाह है। उस समय अगर घाटी की मुसलमानों ने, शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में मुसलमानों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सहायता ना करते तो कश्मीर को हमारे साथ रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। Security personnel were killed. According to RTI reply, the number of terrorist incidents has only increased after the abrogation of Article 370, increasing from 151 incidents in 2014 to 191 incidents till August 2022. आप बताओ, मैं कोई गलत बोलते हैं आप अपना जवाब में जरूर बताइएगा। मैं आपको आंकड़ा पेश कर सकते हैं। 2014 में नंबर ऑफ इंसिडेंट 151, 2018 में 417, 2020 244, 2020 till August 191. 40 Jawans were martyred in Pulwama attack in 2019. It was the deadliest attack on 3 decades, which according to ex-governor Satalik was avoidable and was due to the गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंस। हमने कहा सत्यपाल मलिक तो गवर्नर थे, आप उनको नाकार तो नहीं सकते। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उस समय पूंछ और राजौरी को बचाने के लिए सेना को हटाया गया था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पूंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चला जाता। आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता।
पाकिस्तान की। उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत में, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहां पे अमेरिका का जोर था उस वक्त। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को गाली देना और गलत तथ्य रखना भाजपा की आदत बन गई है। आप आज कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जवाब देने के लिए यहां पर नहीं है। यदि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुद्धि का प्रयोग ना किया होता, प्रयास ना किया होता, तो श्रीनगर हमारे पास ना होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है। गलत तथ्यों को रखना। आपके पास क्या सेना थी उस समय, कितनी सेना थी, एक दिन में किस तरह वो मुकाबला करते थे, कितने टैंक थे, कितने हवाई जहाज थे, युद्धक। 3 दिन तो छोड़िए, परिस्थितियां रही होती तो जरूर हुआ होता। कुछ स्थिति ऐसी थी कि ये नहीं हो सकता था। और आज बोलने को आप बोल जाइए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ जवाब देने के लिए नहीं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई होती, पंडित जवाहरलाल ने एफोर्ट नहीं किया होता, तो आजाद कश्मीर की जगह श्रीनगर हमारे पास ना होता। कब उन्होंने रोकने का प्रयास किया? जो कुछ हुआ था, महाराजा हरि सिंह ने देर कर दी और उस देरी की वजह से ये कीमत हमको चुकानी पड़ी। वो एक ऐतिहासिक तथ्य है। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इतिहास को कोस कोस कर ही बीजेपी ने बहुमत पाया है। अमित शाह से मेरा बस यही प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे। पिछले 75 साल में भारतीय जनता पार्टी, ये 75 साल पुरानी बात करे चले जा रहे हैं, यही इतिहास को कोस कोस कर आपने बहुमत पाया। बहुमत पाने के बाद भी आपने सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसा है। आपने 370, आप तो इतिहास रचने आए थे, आप इतिहास में जा जाकर दूसरों को क्यों कोस रहे हैं? और इतिहास रचने का जब आपको मौका मिला 370 हटाने का, आपने क्या क्या वादा किया था कश्मीर की जनता के साथ? आतंकी हमले खत्म होंगे, टेररिज्म जो है खत्म होगा, कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस अपने घर लौटेंगे और चुनाव जल्द से जल्द होगा। ना आज तक चुनाव हुए, ना कश्मीरी पंडित भाई बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं खुद जम्मू गई थी और देखा था कैसे कश्मीर छोड़कर वो मजबूर हो रहे हैं कश्मीर छोड़कर वापस आने के लिए, क्योंकि उनकी टारगेटेड किलिंग हो रही थी और आतंकी हमले अभी भी किसी तरीके से रुके नहीं है। तो कोई अमित शाह जी से पूछे, बहुत कोस लिया आपने इतिहास को, इतिहास रचने की बात करिए। मेरे बस प्रश्न उनसे यही है, ये सारे बिल्स ये सब ठीक हैं, हम सब समर्थन करेंगे, पर जम्मू कश्मीर में फिर से इलेक्शंस कब होंगे, असेंबली में कब कश्मीरियों की आवाज सुनाई देगी? उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पहले जम्मू में 37 सीटें थी, अब 43 है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 है और पीओके में 24 सीट आरक्षित की गई थी क्योंकि पीओके हमारा है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से
एक नामांकन किया जाएगा। वहीं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि बिल बहुत प्रगतिशील और समय के अनुकूल है। बहुत ही प्रोग्रेसिव है, बहुत ही मैं सोचती हूँ कि समय के अनुकूल है। और वहाँ पर जिस तरह से विस्थापितों के लिए और ख़ास तौर से जो पिछड़े हैं इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको आरक्षण दिया गया है। और ये बहुत ही काबिल तारीफ बिल था, बहुत अच्छी स्पिरिट में लाया गया, इसीलिए बहुत ही सरलता से वो पास भी हुआ है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में अमित शाह के आतंकवाद खत्म होने के बयान पर कहा कि वहां बीएसएफ, सीआरपीएफ की फौज है, फिर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं। दहशत का माहौल खत्म कर दिया। मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहां पे, कितनी फौज है, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो मेरे वक्त में नहीं थी। आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए वो क्यों जम्मू में बैठना चाहते हैं, वहीं नौकरी करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। घाटी में 100 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अब्दुल्ला साहब बैठे थे। अब्दुल्ला साहब, आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले, 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। ये मान्यवर इंडिकेटर है, थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी, क्यों बंद करने पड़े थे मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता है, आराम से देखे जाते थे, मगर बंद